आरुषि हेमराज मर्डर मिस्ट्री, दुनिया की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री। आरुषि हेमराज मर्डर के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये दुनिया की सबसे उलझी हुई और सबसे रहस्यमयी मर्डर हिस्ट्री में से एक है। जब आरुषि और हेमराज की हत्या की खबर आई थी तब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने और क्यों की थी। कमाल की बात तो यह है कि सालों बीत गए, दर्जनों पुलिस और सीबीआई की 2 टीमें भी जांच करके चली गई। सालों तक मामला अदालत में भी चला, मगर आज भी सवाल यही है कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने और क्यों की थी। इस केस की जितनी गहराई से जांच की जाए उतनी ही नई कहानियां निकलकर सामने आई और केस उलझता गया। सालों बाद भले ही सवाल वही हो, मगर इस सवाल के जवाब तलाशने के दौरान कई ऐसे पहलुओं से आमना सामना होता है जो कभी ना कभी इस सवाल के आधे अधूरे ही सही मगर जवाब देते हैं। तो आखिर क्या है आरुषि हेमराज हत्याकांड की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। हर छोटी से छोटी जानकारी इस वीडियो में। यहाँ हम आपसे आरुषि से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताते हैं के साथ साथ आरुषि हेमराज की हत्या के उस संभावित कारणों को भी बताएंगे जो या तो गढ़ी गई या तो उन अलग अलग जांच से निकलकर सामने आई। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर बने रहें। आरुषि हेमराज हत्याकांड नोएडा के सेक्टर 25 में स्थित जलवायु अपार्टमेंट के मकान संख्या L32 में घटित हुई थी। ये घर डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार का था। डॉक्टर राजेश तलवार एक डेंटिस्ट थे जो अपने पर्सनल क्लिनिक चलाने के साथ साथ फॉरेंस अस्पताल में भी काम करते थे। आरुषि तलवार राजेश और नुपुर तलवार की इकलौती संतान थी। आरुषि की उम्र हत्या के समय करीब 14 साल की थी। इसके अलावा परिवार का एक घरेलू नौकर भी था जिसका नाम हेमराज था। हेमराज मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। हर दिन की तरह 15 मई 2008 को भी आरुषि तलवार सुबह 6 बजे उठ गई और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। हेमराज आरुषि के लिए नाश्ता बनाने में लग गया जबकि नुपुर आरुषि को तैयार करने में मदद करने लगी। 15 मई को आरुषि जल्दी से जल्द स्कूल पहुंचना चाहती थी क्योंकि 16 मई के बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी। यही वजह था। वैसे तो आरुषि का जन्म 24 मई को आता था, मगर उसने 16 मई को ही बर्थडे सेलिब्रेट करने का फैसला किया था ताकि उसके दोस्त भी बर्थडे में शामिल हो सके। आरुषि के स्कूल जाने के बाद आरुषि के माता पिता भी अपने अपने काम करने के लिए बाहर निकल गए और फिर सभी शाम को ही घर में एक साथ मिले। रात में दोनों ने, राजेश तलवार और नुपुर और आरुषि ने एक साथ खाना खाया और खाना खाने के बाद ये सभी अपने अपने कमरों में चले गए। हालांकि थोड़ी देर बाद ही राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोनों ही अपने बेटी के कमरे में गए और थोड़ी देर 16 मई को होने वाली बर्थडे पार्टी के बारे में चर्चा की। साथ ही सरप्राइज के तौर पर जन्मदिन के पहले ही बेटी को एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया। वैसे तो राजेश तलवार एक कैमरा अपनी बेटी को 24 मई यानी आरुषि के बर्थडे वाले असली वाले दिन देना चाहते थे, मगर नुपुर के कहने पर राजेश उसी रात बेटी को यह कैमरा सरप्राइज के तौर पर देने के लिए कहा। कैमरा मिलते ही आरुषि ने एक के बाद एक कई तस्वीरें खींची। उसने इस डिजिटल कैमरे से आखिरी फोटो 10:10 पर खींची थी। आरुषि ने इस दौरान अपनी तस्वीरें लेने के साथ साथ अपने माता पिता की कई तस्वीरें खींची। बेटी को कैमरा गिफ्ट देने के बाद राजेश तलवार अपने कमरे में चले गए जबकि आरुषि भी कैमरे को साइड में रखकर सोने चली गई। इसी बीच 11 बजे के आसपास राजेश तलवार ने अपनी पत्नी मतलब नुपुर को आरुषि के कमरे में रहने का जो उनके कमरे में आरुषि कमरे में इंटरनेट राउटर को ऑन करने के लिए कहा। जब नुपुर आरुषि के कमरे में राउटर ऑन करने के लिए गई तो उस समय आरुषि एक नोवेल पढ़ रही थी। आरुषि पढ़ाई में लगी रही जबकि नुपुर चुपचाप कमरे में लगे राउटर को ऑन करके चली गई। जांच के अनुसार राजेश ने रात में आखिरी बार 12:08 पर इंटरनेट यूज किया था, फिर वे सो गए थे। नुपुर और राजेश के कमरे से बिल्कुल सटा हुआ ही कमरा आरुषि का था। इसके अलावा इस घर में एक और कमरा रहता था और वो था उसके घर का नौकर हेमराज। हेमराज का भी जो कमरा था वो घर के अगले हिस्से में था। हेमराज का कमरा ऐसा था जिसमें जो है घर के बाहर भी जा सकते थे और घर के अंदर आने के लिए भी एक अलग दरवाज़ा था उसके कमरे में, अर्थात मेन दरवाज़ा खोले बिना भी कोई व्यक्ति घर के अंदर आ जा सकता था हेमराज के कमरे से होते हुए। जब 15 से 16 मई की रात सब सो गए थे, इसी रात के अंधेरे में इस घर में कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और आज तक की सबसे अनसुलझी और रहस्यमयी रात बनकर रह गई। अब
तारीख बदलकर हो चुकी थी 16 मई 2008। रोज की तरह घर की मेड भारती मंडल सुबह 6 बजे ही राजेश तलवार के घर काम करने के लिए आ चुकी थी। उसने रोज की तरह घर का बेल बजाया। राजेश तलवार के यहाँ नौकरी ज्वाइन किए हुए भारती को सिर्फ 6 दिन ही हुए थे। अब तक जब भी वह काम के लिए आती थी तो पहली बेल बजते ही हेमराज दरवाजा खोलने आ जाता था, मगर आज भारती ने बेल बजाया तो कोई भी बाहर नहीं निकला। इसके बाद फिर से भारती ने दोबारा बेल बजाई, तब भी कोई नहीं निकला। हालांकि जब भारती ने तीसरी बेल बजाई तो नुपुर तलवार ने घर के अंदर की ओर से खुलने वाला दरवाजा खोला और भारती से पूछा कि हेमराज कहाँ है। इस पर भारती ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। तब नुपुर ने कहा कि हो सकता है कि हेमराज दूध लेने गया हो और उसी के ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया हो। नुपुर ने भारती से कहा कि तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, जब हेमराज वापस आ जाए तो अंदर आ जाना। इस पर भारती ने कहा कि मुझे और भी जगह काम करने जाना है, मुझे देर हो जाएगी, इसलिए आप बालकनी से चाबी फेंक दो, मैं बाहर से दरवाजा खोल लेती हूँ। इसके बाद नुपुर तलवार घर के अंदर गई और चाबी लेकर बालकनी में आई, जहाँ से उन्होंने चाबी नीचे फेंक दी। चाबी देने के बाद नुपुर ने भारती से भी ये भी कहा कि शायद दरवाजा लॉक नहीं है बल्कि सिर्फ कुंडी ही लगी है, फिर से चेक करें। वापस आकर भारती ने देखा तो सच में दरवाजा लॉक नहीं था बल्कि सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। भारती को चाबी देने के बाद नुपुर ने हेमराज के मोबाइल पर फोन किया। कथित तौर पर कुछ ही रिंग होने के बाद फोन कट गया और अगली ही पल हेमराज का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। फिर दोबारा कभी फोन ऑन नहीं हुआ और ना ही कभी कोई उसका फोन भी मिला। जब तक नुपुर तलवार भारती को चाबी देकर हेमराज को फोन कर रही थी तब तक घर के मुखिया राजेश तलवार भी सोकर उठ गए। राजेश तलवार ने अपने कमरे से उठकर जैसे ही हॉल में बाहर आए तो उनकी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे एक स्कॉच विस्की की बोतल पर पड़ी, जो पूरी तरीके से खाली थी। बोतल पर कुछ खून के भी निशान थे। ये देखकर राजेश तलवार चौंक गए तथा उन्होंने अपनी पत्नी नुपुर तलवार से पूछा कि ये आखिर यहाँ ये बोतल रखी किसने है। इस पर नुपुर ने थोड़ा चौंक गई और राजेश तलवार को कहा कि जरा एक बार तुम आरुषि के कमरे को चेक करो। आरुषि के कमरे का दरवाजा ऐसा था जिसे बाहर से सिर्फ चाबी से ही खोला जा सकता था, जबकि अंदर की ओर से ही उसे बिना चाबी के खोला जा सकता था। अक्सर रात में सोते समय नुपुर आरुषि का कमरा बाहर से लॉक कर दिया करती थी। मगर उस रात समय राजेश तलवार ने देखा कि आरुषि के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। कमरा खुला देखकर जैसे ही राजेश तलवार अंदर गए, अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बेतहासा चीखने लगे। आरुषि के बिस्तर के चारों ओर खून के निशान थे। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, जबकि गर्दन पर गहरे तेज जख्म के निशान थे। आरुषि मरी हुई थी। वहीं पर पड़ी हुई थी। राजेश की चीख सुनकर नुपुर तलवार भागते हुए कमरे के अंदर गई। वहां का नजारा देखकर नुपुर गहरे सदमे में चली गई और उसे समझ ही नहीं आया कि वे इसको कैसे रिएक्ट करे और उसने बिल्कुल चुप्पी साध ली। अब तक नौकरानी भारती भी बाहरी दरवाजा खोलकर अंदर आ चुकी थी, घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। जैसे ही भारती घर के अंदर आई उसे नुपुर तथा राजेश के रोने की आवाज आई। उन दोनों को रोता देखकर भारती भी उसी कमरे की तरफ गई। भारती को कमरे में दाखिल होते ही नुपुर तलवार ने भारती को अपने गले से लपट कर रोने लगी और नुपुर तलवार ने ही आरुषि के बर्तन पर रखे एक कंबल को हटाकर भारती को आरुषि का कटा हुआ गला दिखाते हुए कहा कि ये देखो क्या हो गया, हेमराज ने क्या कर दिया। फिर राजेश और नुपुर ने भारती को बताया कि हेमराज ने आरुषि की हत्या कर दी है और भाग गया है। भारती ने उन दोनों को शांत कराने की कोशिश की और साथ ही उनसे पूछा क्या किसी को बुलाकर ले आए। इस पर नुपुर ने पड़ोसियों को बुलाने की इजाजत दे दी। इसके बाद भारती भागते हुए घर के बाहर गई तथा उसने सभी को आरुषि के मर्डर के बारे में बताया। खबर सुनकर बाकी लोग भी कमरे में जमा हो गए। इसी बीच किसी ने जलवायु विभाग के सिक्योरिटी गार्ड वीरेंद्र सिंह को कहा कि पुलिस को फोन कर दो। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस वालों ने देखा कि लगभग 15 लोग लिविंग रूम में खड़े थे, जबकि 5 से 6 लोग राजेश नुपुर के कमरे में थे, जबकि आरुषि के कमरे में कोई नहीं था। जैसे ही पुलिस वाले वहां पहुंचे राजेश तलवार ने पुलिस वालों को कहा कि घर के नौकर हेमराज ने आरुषि की हत्या कर दी और वो भाग गया है। आप जितनी जल्दी हो सके हेमराज को पकड़िए। जो कि हेमराज सच में गायब था, इसलिए पुलिस वालों को लगता था कि हेमराज ने पहले शराब पी और फिर शराब के नशे में आकर वो आरुषि के कमरे में चला गया, जहां उसने आरुषि के साथ जोर जबरदस्ती की और कोशिश की। जब आरुषि ने इसका विरोध किया तो हेमराज ने एक कड़ी के सहारे आरुषि की हत्या कर दी और भाग गया। इस थ्योरी के आधार पर हेमराज को आरुषि का मर्डर मानते हुए पुलिस ने हेमराज पर 20,000 रुपये का इनाम भी रख दिया तथा पुलिस की एक टीम आनंद फानंद में हेमराज को पकड़ने के लिए नेपाल में उसके गाँव के लिए निकल गई। इधर पुलिस की दूसरी टीम ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया और आरुषि के शव को लगभग 8:30 बजे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद लगभग 1 बजे फिर से आरुषि का शव उसके घर वापस लाया गया और लगभग 4 बजे के आसपास आरुषि का अंतिम संस्कार करने के लिए शव को पास के ही शमशान घाट में ले जाया गया। आरुषि के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने आरोप लगाया कि राजेश तलवार आरुषि का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कराना चाहते थे, जबकि राजेश तलवार की दलील थी कि बड़े बुजुर्गों की राय थी कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लाश मिलने से लेकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया इस घर में इतने ज्यादा लोग आए कि क्राइम सीन पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। वहीं पुलिस की भी लापरवाही
रही कि पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया। इसका नतीजा रहा कि बहुत सारे अहम सबूत नष्ट हो गए। विशेषज्ञों का तो दावा यहाँ तक है कि लगभग 90% सबूत तो इस लापरवाही की वजह से नष्ट हो गए। हालांकि फिर भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने आरुषि के कपड़े, चादर, बेडशीट इत्यादि को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। इसके अलावा दीवारों तथा विस्की की बोतलों से भी खून के नमूने इकट्ठे किए गए। वहीं बड़े पैमाने पर घर के अंदर से फिंगरप्रिंट भी उठाए गए। घर के अंदर जांच के दौरान ही पुलिस वालों की नज़र ऊपर जाती हुई सीढ़ी पर पड़ी, जिस पर कई जगह खून के निशान थे। फ्लोर पर भी कई जगह खून के छोटे छोटे निशान पड़े हुए थे। इस खून के धब्बों का पीछा करते हुए पुलिस वाले जब ऊपर की तरफ बढ़ते गए तो उन्होंने देखा कि छत पर जाने वाला दरवाजा बंद है। इस पर एक पुलिस वाले ने राजेश तलवार से छत पर लगे दरवाजे की चाबी मांगी। इस पर राजेश तलवार ने अपने कमरे के अंदर चले गए और काफी देर तक कमरे से बाहर ही नहीं निकले। जब पुलिस वालों ने दोबारा छत की चाबी मांगी तो राजेश तलवार पुलिस वालों पर ही भड़क गए और कहने लगे कि आप यहाँ छत पर जाने में समय बर्बाद कर रहे हैं। वहीं वह कातिल कहीं तब तक भाग ना जाए, आप जाकर पहले उसे पकड़िए। राजेश तलवार की ये बातें सुनकर वहां मौजूद पुलिस वालों ने छत पर जाने का इरादा बदल दिया और हेमराज को खोजने की कोशिश में काफी तेजी हो गई। उधर 17 मई 2008 को राजेश और नुपुर तलवार अपनी बेटी आरुषि तलवार की अस्थियों की विसर्जित करने के लिए हरिद्वार निकल गए। इधर 17 मई को भी पुलिस वालों का घर में आना जाना और जाँच का सिलसिला जारी रहा। इसी बीच घर में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के गौतम आए। वो क्राइम सीन का मुआयना करने और जांच दल में शामिल एक पुलिस वाले के रिक्वेस्ट में आए थे। जब वे के गौतम ने छत की तरफ जाने वाली सीढ़ी पर खून के धब्बे देखे तो उन्होंने भी छत की चाबी खोजी। चाबी नहीं मिली तो अंत में लॉक तोड़ने का फैसला किया गया। इसके बाद सुबह के लगभग 10:30 बजे छत पर जाने वाले दरवाजे का लॉक तोड़ा गया। जांच अधिकारी छत पर गए। वहां उन्होंने जो कुछ भी देखा वो देखकर हर कोई हिल गया। यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। इस लाश के गले पर भी सेम वैसे ही जख्म का निशान था जैसे कि निशान आरुषि के गले पर था। लाश को देखते ही पुलिस वालों ने उस समय घर में मौजूद राजेश तलवार के भाई को बुलाकर लाश की पहचान करने को कहा। इस पर वे नहीं पहचान कर पाए कि लाश किसकी है। इसी के बाद हरिद्वार के लिए निकले राजेश और नुपुर तलवार को भी फोन किया गया और जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहा गया। वापस आकर राजेश तलवार भी उस शव को नहीं पहचान पाए कि छत पर किसका शव है। हालांकि पुलिस वालों ने शक जताया कि क्या ये हेमराज का शव है, तो इस पर राजेश ने कहा कि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। कि इसी के बाद हेमराज के कुछ दोस्तों को पहचान करने के लिए बुलाया गया और उन्होंने पहले ही नज़र में कंफर्म कर दिया कि ये शव हेमराज का है। मतलब जिसने हेमराज को अब तक पुलिस का कातिल मानकर ढूंढ रही थी, उसी लाश खून में डूबी हुई छत पर उसी की लाश एक कोने पर पड़ी हुई थी। अब पुलिस के सामने यह पता लगाने की चुनौती थी कि आखिर इन दोनों का कातिल कौन है। अब जांच कर रही पुलिस की टीम ही दो भागों में बंट गई। एक टीम ने अपनी थ्योरी के हिसाब से घर में मौजूद राजेश तलवार और नुपुर तलवार इन दोनों को कातिल मानना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी जो पुलिस की टीम थी उसने हेमराज के दोस्तों पर शक जताया। अपनी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने हेमराज के दोस्त विष्णु शर्मा को सस्पेक्ट मानते हुए जांच आगे बढ़ाई। पहले विष्णु शर्मा ही राजेश तलवार के घर काम किया करता था, मगर जब वह छुट्टी पर चला गया तो राजेश तलवार ने हेमराज को परमानेंट जॉब पर रख लिया था। विष्णु को जॉब से निकाल दिया गया था, इसलिए पुलिस ने शक जताया कि नौकरी जाने की वजह से उसने शायद हेमराज की हत्या कर दी और इस हत्या को होते हुए आरुषि ने देख लिया होगा, इसलिए उसने आरुषि की भी हत्या कर दी। इसी के बाद पुलिस ने विष्णु शर्मा को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। मगर कुछ ही जांच के बाद कंफर्म हो गया कि हत्या वाली रात विष्णु शर्मा भारत में ही नहीं नेपाल में था। मतलब अब तक जिन दो लोगों पर कातिल होने का शक जताया गया था, जिनमें से एक का खुद कत्ल हो चुका था और दूसरा उस रात नेपाल में था, यानी अंत पुलिस को नए कातिल तलाश करने की थी। अब मिलते हैं इसका अगला पार्ट 2 में। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।